हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो विद्यांजलि। पिछली वीडियो में हमने गोल्जी अपैरेटस के बारे में जाना था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्जी अपैरेटस जिन प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोसेस करता है वो आखिर बनते कहाँ हैं? इसी सवाल का जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल भी होता है जो एक हाईवे की तरह काम करता है? जी हाँ, ये सेल के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है और उस ऑर्गेनेल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। अब जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम आया कहाँ से। इंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म से और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क यानी जाल। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट नेटवर्क। अब बात करते हैं डिफिनेशन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेंड सेक्स से मिलकर के बना होता है। इन फ्लैटेंड सेक्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। ER सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि सेल में प्रोटीन्स और लिपिड्स के सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से ER को सेल का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ER की प्रेजेंस की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, इसलिए ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मैच्योर मैमेलियन RBC में ER एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। सबसे पहले 1897 में गार्नियर ने इसे ऑब्जर्व किया था और इसका नाम एर्गेस्टोप्लाज्म रखा था। इसके बाद 1945 में एल्बर्ट क्लाउड और कीथ पॉटर ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्लियरली आइडेंटिफाई किया और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER रखा गया। अब तक हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और डिस्कवरी समझ चुके हैं, लेकिन ER दिखता कैसे है? अगर हम ER की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क होता है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ER मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट कंपोनेंट है सिस्टर्नी। ये लंबी, चपटी और अनब्रांच्ड सेक्स होती है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड रहती है। इनका डेवलपमेंट स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो है ट्यूब्यूल्स। ये ब्रांच वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाती है। ट्यूब्यूल्स मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो है वेसिकल्स। ये छोटे, गोल या ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। इनका काम डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करना होता है। अगर आप डायग्राम को देखें तो ER डायरेक्टली न्यूक्लियर इनवेलप यानी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड दिखाई देता है। डायग्राम में जो फ्लैटेंड सेक्स दिख रहे हैं उन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है, जबकि नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर्स ट्यूब्यूल्स कहलाती है और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसे ल्यूमेन कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसकी सरफेस रफ या ग्रैनुलर दिखाई देती है। RER का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस और उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना है। ये उन सेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं जहाँ प्रोटीन सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे पैनक्रियाटिक सेल और प्लाज्मा सेल। दूसरा जो टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। SER की सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसकी सरफेस स्मूथ दिखाई देती है। SER का मेन फंक्शन लिपिड सिंथेसिस करना है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। SER स्पेशली लीवर सेल और एड्रीनल कॉर्टेक्स सेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड पाया जाता है। याद रखिए, RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, जबकि SER में राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे। अब बात करते हैं ER के इम्पोर्टेंट फंक्शन की।
पहला, सेल फ्रेमवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साइटोप्लाज्म के लिए इंटरनल स्केलेटल की तरह काम करता है। सेकेंड, सेल हाईवे। ER सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और उस मटेरियल को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तीसरा, प्रोटीन फैक्ट्री। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन्स का सिंथेसिस और फोल्डिंग करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चौथा, लिपिड फैक्ट्री एंड डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, साथ ही हार्मफुल केमिकल्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं। रोल इन प्रोग्राम सेल डेथ। अब तक हमने ER के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे, लेकिन ER का एक और बहुत इंटरेस्टिंग और एडवांस्ड रोल भी होता है, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहा जाता है। कभी कभी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज या मिसफोल्ड प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं। इस कंडीशन को ER स्ट्रेस कहा जाता है। जब ER स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सेल खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, तब ER एक वार्निंग सिग्नल जनरेट करता है। इस प्रोसेस में ER अपने अंदर स्टोर कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। ये कैल्शियम आयंस माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य सेल्यूलर पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं और आखिर में सेल कंट्रोल्ड तरीके से एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ की प्रोसेस में एंटर कर जाता है। इसी तरह ER डैमेज्ड सेल को रिमूव करने में मदद करता है और पूरे ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को मेंटेन करता है। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। पहला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्पेशल फॉर्म पाया जाता है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन कैल्शियम आयन को स्टोर और रिलीज करना होता है, जो पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। दूसरा, निसल्स ग्रैन्यूल्स। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही स्पेशल फॉर्म होते हैं। इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। थर्ड, ओरिजिन ऑफ ER। ER न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस रहता है, यानी ER और न्यूक्लियस स्ट्रक्चरली कनेक्टेड होते हैं। फोर्थ है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ER को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। अब एक बार समझते हैं कि ER और गोल्जी अपैरेटस मिलकर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन बनने के बाद उन्हें छोटे मेम्ब्रेन बाउंड पैकेट्स यानी वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है। ये वेसिकल्स प्रोटीन्स को लेकर गोल्जी अपैरेटस तक पहुंचते हैं। गोल्जी अपैरेटस इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई, शॉर्ट और पैकेज करता है और उसके बाद उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाता है। ये डेस्टिनेशन सेल के अंदर भी हो सकते हैं और सेल के बाहर भी। इससे कोऑर्डिनेट प्रोसेस की वजह से सेल के अंदर प्रोटीन्स का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट इफिशिएंटली हो पाता है। इसलिए ER और गोल्जी अपैरेटस को सेल की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टीम भी कहा जाता है। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंट्रोडक्शन से लेकर स्ट्रक्चर, टाइप, फंक्शन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वर्किंग मैकेनिज्म तक सब कुछ डिटेल में समझा। हमने जाना कि ER एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स के सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही ER सेल के सर्वाइवल और ज़रूरत पड़ने पर प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भी योगदान देता है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।